गुड इवनिंग गाइस। हेलो। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। और फिलहाल जो सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है हमारे नेशन में स्टूडेंट्स के बीच वो ये है कि बोर्ड कैंसिल हो चुके हैं। ये गुड न्यूज़ भी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे। अब आपको स्कूल की तरफ से मेरिट मिलेंगे और उसके बेसिस पर ही मोस्ट प्रोबेबली एडमिशन होंगे। कई यूनिवर्सिटीज़ का अभी भी जो इशू है वो बीच में अटका हुआ है, वो सब उनकी हेडेक है। हमें बस उनके डिसीजंस का वेट करना है और उसके हिसाब से अपने काम करने हैं। अब जो 11th के बच्चे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स मोर कॉन्सेप्ट 11th का टॉपिक है तो उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है। जो 12th में है और एंट्रेंस की प्रिपरेशन करें उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोर कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक ऐसा टॉपिक है जो बैकबोन है पूरी केमिस्ट्री का। मीन्स कि आपको नहीं पता कि ये इस टॉपिक के क्वेश्चंस कौन से चैप्टर में कहाँ मुँह उठा कर जाए। मीन्स कि ये अगर आपका कंप्लीट है ना तो आप एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट हो गए केमिस्ट्री के। ठीक है, तो अपने इस मोल कॉन्सेप्ट के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज थर्ड लेक्चर लेने वाले हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली थ्योरी का लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी वो एम्पेरिकल फार्मूला के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होगी और उसके बाद स्टोशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट पे खत्म होगी। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला का वेटेज एंट्रेंस में बहुत कम है बट फिर भी ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में है तो हमें इसे छोड़ने में कोई समझदारी नहीं है और छोटा सा टॉपिक है तो कर भी लेते हैं। तो चलिए एम्पेरिकल फॉर्मूला कई लोगों के लिए ये एक नया वर्ड होगा। मीन्स इस शब्द से आपकी पहचान अभी अभी होगी, अभी अभी आप इससे रूबरू होंगे। इससे पहले आप एक टर्म सुनते आए होंगे बचपन से ही, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और आप बेशक से इतने समझदार हैं कि आपको ये पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी कंपाउंड के लिए या किसी मॉलिक्यूल के लिए, मीन्स जैसे H2O के मॉलिक्यूल की बात करूं अगर, तो किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के लिए वो एक हमें ये बताता है, मीन्स एक स्टैंडर्ड एग्जैक्ट वैल्यूज में हमें ये बताता है कि उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स प्रेजेंट है। मीन्स सपोज इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि CO2 एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, CO2 एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक एटम प्रेजेंट है कार्बन का और 2 एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन के। अब हमें इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ये पता चल गया कि एक मॉलिक्यूल CO2 में 1 एटम ऑफ कार्बन और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये तो हो गई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की कहानी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट कंपोजिशन बताता है, हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है। अब फिर बात उठती है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, ये कौन सी नई बला है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें सिंपली एक सिंपल होल नंबर्स में कॉम्पोजिशन बताता है। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है उसका प्रोसेस हम सीखेंगे और एक थियोरेटिकल फुल कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है ये। मीन्स कि आप ये 1 वर्ड और 2 वर्ड में नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें पूरा प्रोसीजर समझना होगा और जो कि हम अब शुरू करेंगे। और इसे समझाने के लिए पहले मुझे एक कंपाउंड का यानी कि एक कंपाउंड का एग्जांपल लेना होगा जो कंपाउंड मुझे नहीं पता। मीन्स वो कंपाउंड है क्या मैं नहीं जानती, बस मुझे इतना पता है कि उसमें सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, सोडियम उसमें प्रेजेंट है 28%। ठीक है, 12% प्रेजेंट है उसमें हाइड्रोजन, ये टुगेदर हो गए आपके पास 40%। ये है आपके पास 25% एंड 25 65% और ये हो गया आपके पास 35%। ठीक है, अब देखो जो ये कंपोजिशन है ये मैंने रैंडम लिया है तो इससे हमारी क्या वैल्यू आने वाली है। हमें बेसिकली अभी प्रोसीजर समझना, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपका लेकर के आपको समझा दूंगी। देखो ये जो वैल्यूज है ये हमें क्या बताते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा
थ्योरेटिकल या फिर हम जो परसेंटेज जो समझते हैं, इस परसेंटेज को कॉन्सेप्ट के थ्रू लेके जाओ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कोई भी कंपाउंड है, सपोज कि कोई भी कंपाउंड है ABCD, उस कंपाउंड का जो हमारे पास सपोज 100 ग्राम वो कंपाउंड है, मीन्स आई डोंट नो कि कौन सा कंपाउंड है, बट मेरे को एक सैंपल मिला है जो कि 100 ग्राम है। उस 100 ग्राम में मेरे पास, मुझे पता क्या है, अब ये पता है कि उस 100 ग्राम में 28 ग्राम सोडियम होगा, 12 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 25 ग्राम कार्बन होगा और 35 ग्राम ऑक्सीजन होगा। मैंने इसे ग्राम क्यों बोला, क्योंकि हम ये जानते हैं कि परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट। देखो ये बात समझ लो, परसेंट वर्ड बना है पर प्लस सेंट से। पर मीन्स, पर यानी कि हर वन के लिए पर वन यूज करते हैं, सेंट 100, यानी कि हर 100 पे मेरे पास वो कितना है, यानी कि 100 पे 28 होगा तो 200 पे इसका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, परसेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब इसे हम निकालते कैसे हैं, मीन्स कि अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि एक कंपाउंड है आपके पास, अननोन कंपाउंड है, उसकी कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन कुछ इस तरीके से है, और अब आपको इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं काम करती हूँ, इस वैल्यू को साइड में लिख लेती हूँ। 28% सोडियम, 12% हाइड्रोजन, 25% कार्बन, 35% ऑक्सीजन। नाउ लेट गो विद दिस। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो जो हमारा हथियार होगा इस क्वेश्चन में वो होगा एक टेबल। एक टेबल बनानी है जिसका फर्स्ट कॉलम क्या होगा, सीरियल नंबर का, सेकंड होगा एलिमेंट का, जो कि आप सिंबल से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। मीन्स कि आप पूरा नहीं लिखेंगे सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक, एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखेंगे। उसके बाद आप उनका परसेंटेज लिखेंगे कि आपको वो कितने, उस कंपाउंड में वो कितनी परसेंट में अवेलेबल है। ठीक है, परसेंटेज के बाद आप लिखेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सॉरी, ओके। एटॉमिक मास के बाद आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, और उसके बाद रेशियो। ये तो बहुत सिंपल कॉलम्स है, कोई भी प्रिपेयर कर लेगा, इस पर हम आएंगे। ठीक है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 है हमारे पास यहाँ पे। एलिमेंट सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। परसेंटेज 28, 12, 25, 35। एटॉमिक मास सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। नंबर ऑफ मोल्स हम सब जानते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास यहाँ पर क्या लेंगे, कितने परसेंटेज वाला वैल्यू, बिकॉज हमें ये क्या बताया था, पर 100 में हमें ये वैल्यू गिवन हुई है। ठीक है, तो हमें गिवन मास बाय मोलर मास लेना है, यानी 28 डिवाइडेड बाई 23, 12 डिवाइडेड बाई 1, 25 डिवाइडेड बाई 12, 35 डिवाइडेड बाई 16। ओके, ठीक है। अब आप ये जब वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास XYZ कोई वैल्यूज आएंगी। ठीक है, जो ये वैल्यूज आएंगी ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली डेसिमल्स में आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज कि आपके पास आया, कैलकुलेट ही कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 28 डिवाइड बाई 23, हमें यहाँ मिलेगी 1.217। ठीक है, इसी तरीके से ये 12 हो जाएगा, 26 अपॉन में 12, 2.166, एंड तो यहाँ पे सॉरी ये 25/12, 25/12, 2.08, 35 डिवाइडेड बाई 16, 2.18। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें इसका सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालना है। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो के लिए क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू जो होगी, अब देखो यहाँ पे मैंने जो ये परसेंटेज ले रखे हैं या जो भी ये चीजें ले रखी हैं वो खुद ली है, तो वैल्यूज थोड़ी सी ये बड़ी भी आ रही है और थोड़ी हो सकता है थोड़ी जो इसका आंसर आएगा थोड़ा स्ट्रेंज आए, लेकिन आप प्रोसीजर को समझिए।
अब हमें क्या करना है, जो भी वैल्यूज आई हैं इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो होगी, यहाँ पे क्या है 1.217, इससे सबको डिवाइड करना है, यानी 1.217 डिवाइडेड बाई 1.217। यहाँ पे ऑफ कोर्स ये 12 नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी लेट कंटिन्यू विद दिस। 1.217 2.08 बाई 1.217 2.18 बाई 1.217। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे मीन्स स्टैंडर्ड वैल्यूज के साथ, तो हम यहाँ देखेंगे कि कुछ तो होल नंबर में वैल्यूज प्रेजेंट होंगे और कुछ डेसिमल में प्रेजेंट होंगे। अब हमें इसके बाद एक कॉलम बनाना होता है, वो आपको आगे ही बनाना होगा, बट स्पेस के लिए मैं यहाँ बना देती हूँ। उस कॉलम में क्या है कि सपोज आपका यहाँ पर आया 1, यहाँ पे आया x, मैं कुछ भी ले लेती हूँ, मान लो कि यहाँ पे 10 पॉइंट समथिंग आया, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आया, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आएगा। मीन्स क्या करना है हमें, अब जो ये होल नंबर में मिला है ये तो ठीक है, हमें यहाँ पे सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो एक डेसिमल से कन्वर्ट करके होल नंबर में लेके आनी है। तो क्या करेंगे, अब इन सबको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर से नीचे तक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि हमें ये सारी की सारी डेसिमल वैल्यूज जो है वो होल नंबर में चेंज हो जाए। एक बार के लिए ये वैल्यूज भूल जाओ। सपोज कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे अगर होता आपका 1.5, ठीक है, और यहाँ पे होता है 2, तो अब क्या है कि मुझे 1.5 को किस में चेंज करना है, होल नंबर में। तो मैं 1.5 को 2 मल्टीप्लाई कर दूं पूरे टाइम सारे में, तो ये 2 3 4, यानी कि Na2H3C4 समथिंग कुछ आता, ठीक है। तो एक बार इसके लिए मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देती हूँ कि मैंने क्या किया, उसके बाद एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं बुकेज वैल्यूज के साथ और उसके बाद उसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो पहले क्या करना है, मेरे पास एक क्वेश्चन होगा जिसमें हमें ये गिवन है कि एक कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड है, उसके परसेंटेज कंपोजिशन कुछ इस तरह से है, ये एलिमेंट इतने परसेंटेज है, ये एलिमेंट इतना, ये समथिंग लाइक दैट हमें वहां पर गिवन होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक चार्ट बनाना है जिसमें फर्स्ट कॉलम जो होगा वो सीरियल नंबर का होगा, फिर एलिमेंट का होगा, परसेंटेज का होगा, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, और यहाँ पर हमारे पास ये होल नंबर होगा, ठीक है। परसेंटेज हम जैसा ऐसा गिवन होगा लिख लेंगे, एटॉमिक मास लिख लेंगे उस एलिमेंट का, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। अब क्या है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ के बाद हमें क्या करना है, जो आपकी सबसे छोटी वैल्यू आई होगी इन सारे में से उससे सबको डिवाइड करना है। तो एक वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है, और बाकी सारी वैल्यूज डेसिमल में या डेसिमल में आएंगी। मीन्स एक या दो वैल्यूज जो भी आपकी होल नंबर में होंगी, एक या दो डेसिमल में होंगी। अगर सारी होल नंबर में आ जाती है तो आपको नेक्स्ट कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेन चीज जो हमारा मोटिव है वो ये कि एट दी एंड हमें सारी वैल्यूज होल नंबर में चाहिए, तो हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा सारे को जिससे हमें एंड में सब वैल्यूज होल नंबर में मिल जाए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपके पास एक क्वेश्चन है एम्पिरिकल फॉर्मूला का, एक बार देख लेते हैं। 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम वॉज हीटेड स्ट्रॉन्गली इन अ करंट ऑफ एयर। हमने क्या किया, 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम को हीट किया, उससे जो ऑक्साइड आया, इन एयर का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब यूरेनियम को हीट किया तो हमारे पास जो ऑक्साइड आया वो कितना, उसका कितना वेट था, 2.806 ग्राम। अब हमें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है और आपको इन दोनों के एटॉमिक मास गिवन है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ आती है वो ये है कि पहले तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसको हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सबसे बड़ी चीज ये कि मैंने आपको बताया था कि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आपके पास आपके परसेंटेज कंपोजिशन होने चाहिए, ठीक। अब ये परसेंटेज में तो गिवन है नहीं, यानी कि हमें निकालना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, आपके पास 2.38 ग्राम यूरेनियम को हीट किया तो 2.806 ग्राम ऑक्साइड आया। अब एक बात बताओ, 2.38 से ज्यादा है ना 2.806 ग्राम, यानी इसका मतलब क्या कि अब ऑक्साइड में ऑफ कोर्स सी बात है कि यूरेनियम का ऑक्साइड है तो उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और यूरेनियम भी प्रेजेंट है। इसमें से 2.806 ग्राम में कितना, 2.38 ग्राम जो है वो हमारे पास यूरेनियम है। यानी अगर मैं परसेंटेज ऑफ यूरेनियम की बात करूं तो क्या होगा, 2.38 बाई 2.806 इंटू में 100, ठीक है। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये आएगा आपके पास 2.38
हमारे पास 84.81%। ठीक है, ये तो है क्या, परसेंटेज ऑफ यूरेनियम। अब मुझे चाहिए क्या, यूरेनियम का ऑक्साइड है ना वो, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है उसमें, यानी कि मुझे ऑक्सीजन का भी परसेंट चाहिए। तो 100 में से माइनस कर देते हैं, 100 माइनस 84.81, 15.19। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे नोट कर लो क्या क्या है, 84.81 ग्राम यूरेनियम और 15.19 ग्राम ऑक्सीजन। अब हमें वो फिर से टेबल बनाना होगा। क्वेश्चन नोट कर लिया था, और अगर नहीं किया था तो प्लीज वीडियो को बैक ले जाकर के आप नोट कर लेना। अब क्या है, हमें एक टेबल बनानी है जिसमें सीरियल नंबर वाला कॉलम मैं नहीं लिख रही हूँ, 1 2 जो भी है, एलिमेंट्स यूरेनियम एंड ऑक्सीजन, परसेंटेज यानी कि 84.81, या आप हेडिंग पीछे वाले उसमें से देख करके लिख लेना। ऑक्सीजन क्या है, 15.19। ठीक है, एटॉमिक मास 238 गिवन था और इसका 16 गिवन था। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी गिवन मास बाय मोलर मास, 84.81 by 238 एंड दिस इज 15.19 by 16। तो इसको निकाल लेते हैं, क्या है, 84.81 डिवाइडेड बाई 238.356। प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे मेंस के लिए या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या बोर्ड के लिए, वो कैलकुलेटर यूज ना करें। ठीक है, या ये प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बोलना टफ हो, बहुत इजी है आप लोगों के लिए बोलना, मेरे लिए आपको बोलना कि कैलकुलेटर यूज मत करो इन कैलकुलेशंस में, बट लॉन्ग टर्म में ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा जब तक आप अपनी 12th और उसके बाद के एंट्रेंसेस नहीं निकाल लेते, क्योंकि आपको कैलकुलेटर्स नहीं मिलने वाले हैं। 15.19 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल्स टू 0.94, 0.949 आ रहा है, इसे 0.95 कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में निकालना है, यानी कि छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, 0.356, तो 0.356 डिवाइडेड बाई 0.356 इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर क्या 0.95 डिवाइडेड बाई 0.356, यानी कि 0.95 डिवाइडेड बाई 0.356, 2.66। ठीक है, अब इस 2.66 को हमें होल नंबर में चेंज करना है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.5 के अराउंड है, तो इसे हम इनटू में 2 इसे आप 2.5 ले लो और इनटू में 2 करेंगे, यहाँ भी 2 करेंगे, तो आपके पास U2O2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि UO, यही आपका एम्पायरिकल फॉर्मूला होगा। ठीक है, और या फिर ओके एक मिनट, ये U2O2 नहीं होगा, सॉरी, अब यहाँ पर हमारे पास दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या है, ये तो 2 आया है और ये 5 हो गया ना। ओके, U2O5, ये है हमारा एम्पायरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये एम्पायरिकल फॉर्मूला आ गया उस क्वेश्चन का। अब मैं आपको यहीं से एक चीज बता दूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पायरिकल फॉर्मूला में एक रिलेशन होता है, उसे नोट कर लेना प्लीज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एम्पायरिकल फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे CO2 अगर सपोज नॉट टेक CO2 XY2 है, तो 2 इंटू XY2 यानी कि X2Y4। ठीक है, तो ये था हमारा एम्पायरिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमें अभी स्टोशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ना है, फिर इस चैप्टर की थ्योरी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, मुझे स्टोशियोमेट्री के मतलब स्टोशियोमेट्री का याद करते ही अपनी 11th क्लास की एक मेमोरी याद आ जाती है, जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी।
एक्चुअली 11th में ये सबसे कंफ्यूजिंग, मतलब ये फर्स्ट चैप्टर था ऑफ कोर्स, और आपने 11th में, ये मिड सेक्शन चल रहा है तो सब 11th की स्टार्टिंग से तो आगे आ ही चुके हैं। तो 11th क्लास ऑफ अपने आप में ना एक फोबिया हो जाती है जब हम स्टार्ट करते हैं, मीन्स कि सब कुछ साइंस ले रहे हैं और 10th तक का इजी सिलेबस। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर था वो एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, और कई बार ऐसा मैंने देखा है कि लोग बेसिक तक आ जाते हैं लेकिन उनको इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो वहाँ पे 11th में क्या था कि बाकी पूरा चैप्टर तो ठीक है हो गया, बट ये लास्ट टॉपिक जो था जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ, स्टोशियोमेट्री, इस टॉपिक को समझने के लिए मीन्स जो हमारी टीचर थी क्लास में, वो इतना, उनसे हमें इतना बेटर समझ नहीं आया था। मैं ये नहीं कहूँगी उन्होंने बेटर नहीं समझाया था, बट वो सबकी अपनी अपनी एक जोन होता है कि आपको किस टाइप से कोई पढ़ाए तो आपको समझ आता है। तो हमने क्या किया कि मतलब मैं और मेरी फ्रेंड थे, और मतलब एक सर आए थे, मतलब हम उस टाइम पे आई थी, हम मतलब न्यू था हमारा बैच, तो सारे टीचर्स न्यू थे हमारे लिए 11th-12th के। तो हम उनसे, मतलब हमारी टीचर से बात हुई थी जो हमारी क्लास में जस्ट एक वैकेंट पीरियड लेने के लिए आए थे। तो हम उनके पास गए डाउट्स लेकर, और क्योंकि हमारे क्लास की टीचर कोई और थी और हम पढ़ने किसी और से जा रहे थे, तो ये छुप के जाना था। क्योंकि ये देखो सीधी सी बात है, अगर आप सपोज आप मेरे स्टूडेंट हो किसी क्लास में और मेरे सामने अगर आप किसी और टीचर से पूछने जाओगे तो ये प्रैक्टिकली अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना था। लेकिन वो बात अलग है कि फिर भी हमें मैम ने देख लिया था, और बाद में इसके लिए डांट भी पड़ी थी। और उस टाइम पे तो वो होता है ना कि यंग एज में तो फिलॉसफी और आइडियोलॉजी पे चल रही होती है हमारी लाइफ में, ये तो गलत है, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को तो कहीं भी समझ में आए। तो बाद में हमें समझ आया कि नहीं, ये चीज़ गलत थी। तो मतलब जो मेमोरी है वो ये कि जब हम गए थे तो मेरी फ्रेंड थी, और जैसे मेरा फ्रेंड प्रिया, मेरा नाम प्रिया है और उसका नाम भी जो था उसके भी लास्ट में IYA था। तो मतलब सर ऐसे कह रहे ओह इया इया तो हमने खुद इन 3 to 4 years ऑफ फ्रेंडशिप हमने ये चीज़ नोट नहीं करी थी, और उस दिन हमें बड़ा शॉकिंग लगा था ये। तो यही था। अच्छा, अब हम ये टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने ये जस्ट एक, ताकि थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए इसलिए शेयर कर दिया। स्टोशियोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो इसके बाद इस नाम से तो नहीं आएगा, लेकिन 11th में ही हर जगह पे, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बैलेंसिंग में, यानी कि जो आप ये रिडॉक्स चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर जब तब तक इसके पीछे इस टॉपिक को, तब तक प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को तब तक मत छोड़ना जब तक ये चीज़ पूरे तरह से दिमाग में ना घुस जाए कि आखिर ये चीज़ है क्या, ठीक है। स्टोशियोमेट्री सीखने से पहले एक चीज़ जो हमें आनी चाहिए वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, और मैं ये मान के चल रही हूँ कि वो आपको आता होगा क्योंकि ये हम बचपन में यानी 9th-10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब पहले हम ये समझते हैं कि स्टोशियोमेट्री वर्ड का लिटरल मतलब क्या है, ठीक है। स्टोशियो का मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्री का मतलब आप सब जानते ही होंगे अगर मैथ के स्टूडेंट है तो, मेजरमेंट। यानी कि जब हम एलिमेंट के मास के मेजरमेंट करते हैं तो उसे स्टोशियोमेट्री कहते हैं। किसी भी रिएक्शन की स्टोशियोमेट्री हमें ये बताती है कि उसमें कितने मास ऑफ एलिमेंट या एटम जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये एग्जांपल लेके समझाऊंगी तो बेहतर समझ में आएगा। अब देखो, पहले एक काम करते हैं, सिंपल रिएक्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल C+O2 गिव्स Cu2, ठीक है। ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक। अब कहने का मतलब क्या है कि कार्बन क्या है इसमें 12 ग्राम, ऑक्सीजन क्या है 32 ग्राम। देखो 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और हमें देता कितना है 44 ग्राम ऑफ CO2। ये तो तब की बात है जब ये ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं, अब ये तो है क्या जो हमें इस रिएक्शन से साफ साफ हमें समझ में आ रही है। अगर क्वेश्चन ये हो जाए कि अच्छा बताओ कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना रहा है, लेकिन अगर कार्बन की वैल्यू 6 ग्राम हो, यानी मेरे पास 6 ग्राम कार्बन हो, तो वो CO2 कितनी देगा। तो हम क्या करेंगे, 12 ग्राम कार्बन से क्या मिल रहा है हमें 44 ग्राम CO2, तो 6 ग्राम से क्या मिलेगा 44/12 × 6। बेसिकली हम यही समझेंगे, बट इससे
ये तो स्टोइचियोमेट्री है, मीन्स कि यहाँ पे तो आप ये मेजर कर रहे हो, लेकिन इसी टॉपिक में एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिटिंग रिएजेंट का। देखो इस लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट से, देखो लिमिटिंग रिएजेंट का पहले मैं एक चीज बता दूं, मैंने अभी यहाँ क्यों नाम लिया। देखो यहाँ पे क्या कहा, 46 ग्राम कार्बन के प्रेजेंट में कितना CO2 बनेगा, लेकिन क्या ये सही में ऐसा ही है कि कार्बन जो है वो 12 ग्राम की बजाय 6 ग्राम ले लूँ तो CO2 इतना बनेगा। मीन्स कि ऑक्सीजन का भी तो कोई रोल होना चाहिए ना। क्या सिर्फ कार्बन के मास पे ही डिपेंड करेगा कि CO2 कितना बनेगा? लेकिन रिएक्शन में तो ऑक्सीजन भी है भाई, इसके भी तो कोई इज्जत होनी चाहिए। फिर बात ये भी है कि हम दोनों को कंसीडर कैसे करें। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए एक लिमिटिंग रिएजेंट नाम का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि बाद में स्टोइचियोमेट्री, मीन्स कि आप ये लगा लो कि स्टोइचियोमेट्री के अंदर एक लिमिटिंग रिएजेंट जो कॉन्सेप्ट है, हम उसके बाद ही लिमिटिंग रिएजेंट के साथ ही जब स्टोइचियोमेट्री को अप्लाई करते हैं तो हम क्वेश्चंस को सक्सेसफुली कर पा रहे होते हैं। पर उससे पहले मैं जस्ट एक इजी सा क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन लेकर के स्टोइचियोमेट्री को खत्म करना चाहूंगी। मेरे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, अब पहले इसके लिए क्या है, प्रोड्यूस बाय 16 ग्राम मीथेन के बर्निंग के साथ, सॉरी बर्निंग ऑफ मीथेन। ठीक है, अब इसके लिए पहले तो मुझे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, वो भी बैलेंस रिएक्शन ऑफ कोर्स। ठीक है, 60 मीथेन बर्न कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑफ कोर्स ही बात है। तो CH4 को मैंने ऑक्सीजन में प्रेजेंस में बर्न किया, और आपको इसकी रिएक्शन लिखनी आती ही होगी। जितने कार्बन प्रेजेंट होता है उतना CO2 बनता है, और वाटर कितना बनता है, H4 है, यानी कि 2H2। अब इसे बैलेंस करना होगा मुझे ऑक्सीजन को, तो बाकी सब तो बैलेंस है, O2 4। ठीक है, देख लो कार्बन जो है एक है, H4 2 into 2 4, 2 into 2 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। पूछा कि 16 ग्राम मीथेन की बर्निंग पर कितना वाटर निकलता है। अब कार्बन का, अब इसका मोलर मास क्या है, 16 ग्राम। अब देखो ये तो सिंपल ही हो गया कि इस स्टोइचियोमेट्री में अगर मैं देखूं तो 16 ग्राम मीथेन से मुझे यहाँ पर 36 ग्राम वाटर मिल रहा है। ठीक है, अगर वही चीज कोई बोले मुझे कि यहाँ पे आपके पास कितना है ऑक्सीजन, 32 ग्राम, राइट। अगर कोई मुझसे, देखो यहाँ पर क्या 32 ग्राम ऑक्सीजन से 36 ग्राम वाटर मिल रहा है, अगर इसी को मैं ट्वाइस कर दूं, या फिर सॉरी इसको 32 की जगह मैं 16 कर दूं, तो मैं कहूंगी 16 ग्राम के लिए क्या होगा, फिर 32 ग्राम के लिए 36 है, तो 16 के लिए क्या है, 36/32 इंटू में 16। यही स्टोइचियोमेट्री है, मीन्स कि हम रिएक्शन को बैलेंस करके किसी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम प्रोडक्ट का अमाउंट या मास निकाल रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैंने जो चीज आपको बताई थी कि भाई ये कैसे डिसाइड हो, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, या लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट वर्ड क्या है, वो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये सब टॉपिक ही है स्टोइचियोमेट्री का। बस लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए आप एक चीज समझो कि सपोज मान लो कि एक हॉस्पिटल में जाना है, कोरोना पैंडेमिक का एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज मान लो कि एक हॉस्पिटल में जाना है जहां पर क्या क्या कंपलसरी है, मास्क भी पहनकर जाना है, एक बोतल सैनिटाइजर भी होनी चाहिए, और ग्लव्स भी होने चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब 4 लोग जो है वो गेट पे खड़े हैं। ठीक है, उनमें से कोई भी कुछ भी लेके नहीं आया, उन्हें नहीं पता था कि ऐसी ऐसी चीज है। ठीक है, आई डोंट बी सरप्राइज, हर टाइप के लोग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 4 लोग हैं, अब अंदर जाना कंपलसरी है। ठीक है, मतलब कि मिनिमम एक तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं लेकर आए तुम चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे। तो क्या करेंगे, अब गेट पे प्रबंध है भाई,
कोई बात नहीं, हमारे पास इमरजेंसी के लिए सामान रखा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, 3 मास्क थे उनके पास, लेकिन इमरजेंसी के लिए सामान था तो, पर एडिक्वेट अमाउंट में नहीं था, मीन्स कि एक लिमिटेड नंबर में प्रेजेंट था। 3 मास्क थे, 4 सैनिटाइजर थे, और ग्लव्स पेयर में होते हैं ऑफ कोर्स, तो ग्लव्स जो थे वो 5 पेयर थे। अब मेरा सवाल ये है, 4 लोग हैं, ठीक है, इतनी चीजें जो है वो प्रेजेंट है, और उन्हें जाना है हॉस्पिटल में। सबको ये तो चाहिए, मतलब एक मास्क, एक सैनिटाइजर और एक पेयर ऑफ ग्लव्स तो चाहिए ही चाहिए। तो कितने लोग जा सकेंगे अंदर? ठीक है, हम एक काम करते हैं, ठीक है भाई, ये है आपका ABCD। मास्क बांटना शुरू करो। मास्क ये ले गया, ये भी ले गया, ये भी ले गया, सैनिटाइजर ये भी ले गया, मतलब मास्क इसके बारे में खत्म हो गए, सैनिटाइजर ये भी ले गया, ग्लव्स इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया, एक एक्स्ट्रा ही था। ठीक है, कितने लोग जा पाएंगे? ऑफ कोर्स सी बात है ना, जिसके पास सब कुछ है, यानी कि ये 3 लोग। अब सवाल ये उठता है कि ये किस चीज ने डिसाइड किया कि कितने लोग हॉस्पिटल में जा सकते थे? वो डिसाइड किया उस चीज ने जो कम अमाउंट में प्रेजेंट थी। समझ रहे हैं? सैनिटाइजर 4 बोतल थी, ग्लव्स भी 5 थे, वो था, लेकिन जा 3 ही लोग सकते, क्योंकि कम जो चीज थी वो कितनी थी? 3, यानी 3 ही लोगों की रिक्वायरमेंट जो थी वो कंप्लीट पूरी हो सकती थी। अच्छा, अगर मान लो कि ये तीनों रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट जो है वो लोगों का हॉस्पिटल में जाना है, तो किसने फैक्टर ने डिसाइड किया? मास्क ने। यानी अगर ये एक रिएक्शन होती तो मास्क जो था वो एक लिमिटिंग रिएजेंट था। बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल से और करते हैं। सपोज कि आपको बनानी है कार, सपोज आपको बनानी है कार, और आपके पास 3 इंजन प्रेजेंट हैं, 6 व्हील्स प्रेजेंट है। वो जो एक्स्ट्रा व्हील होती है उसे भूल जाओ फिर, ठीक। 3 इंजन प्रेजेंट है और 6 व्हील्स प्रेजेंट है, कितने कार बना पाओगे? काश ये लाइव क्लास होती, मजा आता, लेकिन मैं ही बता देती हूँ फिलहाल। 3 इंजन है, 6 व्हील्स है, कार बनानी है हमें। 3 इंजन से 3 कार बन सकती है, ठीक है, 3 इंजन से 3 कार बन सकती हैं, लेकिन एक कार बनाने के लिए 4 व्हील चाहिए ना। यानी कि इससे क्या है, एक ही कार बन सकती है, 2 व्हील्स एक्स्ट्रा रह गए, मतलब 2 व्हील से तो कुछ होगा नहीं, एक कार में 4 व्हील तो मिनिमम चाहिए ना। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। बेशक से 3 इंजन थे, हमें लगा कि 3 कार बन जाएंगी, पर 3 कार के लिए कितने पहिए चाहिए? 3 × 4 12 व्हील्स चाहिए, थे कितने? 6 ही। यानी कि कम अमाउंट में ये प्रेजेंट था, ठीक है। तो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? व्हील्स, ठीक है। ये तो था आपका कि जो मैं डेली लाइफ से आपको समझा सकती थी लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। अब हमें ये करना है केमिकल रिएक्शंस। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें वो तीनों कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम एक क्लास और ले लेंगे जिसमें पूरे चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा देंगे। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 ग्राम ऑफ H2 जो है वो 29 ग्राम ऑफ O2 से रिएक्ट करता है और हमें वाटर देता है। 3 ग्राम H2 जो है वो 29 ग्राम O2 से रिएक्ट करता है और हमें H2O देता है। क्वेश्चन पूछा है पहला कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म्ड, और थर्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन को कवर करते हैं। पहले तो मैं वैल्यूज बगल में नोट कर लूँ, जगह तो है नहीं। 3 ग्राम H2 है, इससे 29 ग्राम O2 से रिएक्ट करें, ठीक है। हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है।
ध्यान से समझना है इस चीज को जो मैं बताने जा रही हूँ। पहला स्टेप, एक बैलेंस रिएक्शन लिखनी है वाटर के फॉर्मेशन की। H2 + O2 गिव्स H2O। रिएक्शन बैलेंस करो, 2, इट इज बैलेंस। ओके, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। अब हमें कहा क्या, अच्छा इसमें ना मास जो है वाटर का मॉलिक्यूलर H2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 2.016 ग्राम दे रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना H2 प्रेजेंट है, 2.2016 इंटू में 2। O2 जो है वो पता ही हमें 32 ग्राम होता है। ठीक है, और हमें ये पता है 36 ग्राम है। ठीक है, अब हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट समझना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। देखो अब ध्यान देना, ये आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई कर लो भाई इसको। सपोज कि ओके 2.016 इंटू 2 से 4.032 ग्राम। ठीक है, देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट मैंने कहा था वो होता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप सीधा मास देख लो कि हाँ वाटर जो है 4.032 ग्राम प्रेजेंट है। हमें ये भी तो देखना होगा ना कि कितने की रिक्वायरमेंट थी। समझ रहे हो बात को, कितने की रिक्वायरमेंट थी और कितना प्रेजेंट है। ठीक है, कहा क्या है 3 ग्राम H2 प्रेजेंट है और 29 ग्राम O2 प्रेजेंट। ठीक है, अब हमें देखो, अब मुझे ये निकालना है पहले तो कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है या वाटर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि कितना प्रोडक्ट बनने वाला है ये कौन डिसाइड करेगा, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी कि जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो 4.032 मतलब वाटर से लेके चलेंगे तो 4.032 ग्राम 36 ग्राम ऑफ हमारा वाटर बनाता है। ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये तो हमारा लास्ट स्टेप है। वेट, देखो क्या कहा, हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है। पहला पार्ट क्या था, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है ये पता लगाना है। अब देखो 4.032 ग्राम वाटर जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, 32 ग्राम O2 के साथ। ठीक है, यानी कि 4.032 ग्राम 32 ग्राम O2 के साथ रिएक्ट कर रहा था और हमें प्रोडक्ट दे रहा था। ठीक, अब मुझे दिया क्या है 3 ग्राम H2, यानी कि अगर मैं कहूं कि 3 ग्राम H2 प्रेजेंट है मेरे पास अब, तो कितने O2 के साथ रिएक्ट करेगा, 32 बाई 4.032 इंटू में 3। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये आएगा आपके पास 23.81। ओके, अब देखो सारी महाभारत यहां से शुरू होती है। 4.032 ग्राम, अगर इस स्टोइशियोमेट्री को, फिलहाल हम क्या करें इस लाइन में हमने स्टोइशियोमेट्री को देखिए, इस रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री को अगर मैं गौर फरमाऊं तो ये देखूंगी कि 4.032 ग्राम H2 के साथ 32 ग्राम O2 रिएक्ट कर रहा था। लेकिन बरखुदार मेरे को दिया कितना है, 3 ग्राम H2 ना, तो 3 ग्राम H2 में कितना रिएक्ट करेगा, 23.81 ग्राम O2। यानी कि अगर मेरे पास मुझे दिया गया 3 ग्राम H2 है तो 23.81 ग्राम O2 जो है ना वो मेरा काम चला देगा। इतना काफी था मेरे लिए, पर दे कितना दिया, 29। यहीं से बात साफ है, 23.81 ग्राम O2 चाहिए था और दिया हुआ 29 ग्राम है, यानी ये तो एक्सेस में प्रेजेंट है। ये मेरी थाली में थोड़ी ज्यादा दी हुई है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो सकती है ना। ठीक है, ये चीज है। और भी तरीके होते हैं निकालने के, पर मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती। आप एक तरीके पे स्टिक करो और उसे बेहतर समझो तो वो अच्छा रहेगा। आप उल्टा भी इसे ऑक्सीजन के साथ भी करते तो भी आपको समझ में आ जाता कि ऑक्सीजन के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो आप ये पाओगे कि जो आपका अमाउंट आता ना H2 का, वो आपको 3 ग्राम से ज्यादा दिखाई देता। तो आप समझ जाते कि भाई 29 ग्राम O2 के साथ, चलो मैं इसे भी करके दिखा देती हूँ, 32 ग्राम O2 के साथ रिएक्ट करता है 4.032 ग्राम H2, तो 29 ग्राम के साथ क्या करेगा, 4.032 बाई
32 इंटू में 29, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो पक्की बात है कि ये लेस देन 3 ग्राम आएगा। ठीक है, उल्टा साइन लगाया ना मैंने, लेस देन 3 ग्राम वैल्यू आएगी। ठीक है, 3 ग्राम वैल्यू से कम, सपोज मान लो कि कुछ भी आ गया, 2.4 समथिंग आ गया, कुछ भी आ गया, तो 2.4 ग्राम H2, लेकिन दिया कितना है 3। नहीं, एक काम करते हैं, इसका वैल्यू निकाल ही लेते हैं, वो बेहतर रहेगा। हाँ ठीक है 3.654 ग्राम है हाइड्रोजन। ठीक, ये 29 ग्राम O2 की जो जरूरत थी, मतलब 29 ग्राम O2 को जितनी जरूरत थी ना, जितने हाइड्रोजन की, वो है 3.654 ग्राम, पर दिया तो आपकी थाली में 3 ग्राम है बस। रिक्वायरमेंट से कम हो गया, ऑफ कोर्स सी बात है, ये रिक्वायरमेंट से कम है, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ब्रीफली। देखो, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब कि जितनी रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट के लिए, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उससे कम गिवन है। ठीक है, यानी मुझे भूख तो है 4 रोटी की, पर गिवन 2 रोटी है, समथिंग कुछ ऐसा है। ठीक है, तो होगा क्या कि 4.032 ग्राम, अब सब मैंने 2 तरीके हैं, मतलब मैं किसी को भी, मैंने आपको दोनों साइड इसलिए करके बताया ताकि आप ये कंफ्यूज ना करो कि आप कौन से रिएक्टेंट को लोगे। मैं अगर H2 के साथ चलूं तो 4.03, इस रिएक्शन को ध्यान दे तो 4.032 ग्राम के साथ 32 ग्राम O2 रिएक्ट कर रहा है। क्लियर है ये बात? तो 4.032 ग्राम के साथ H2 32 ग्राम O2 रिएक्ट कर रहा था और ये दे रहा था, पर थाली में दी कितनी है 3 ग्राम H2। 3 ग्राम H2 के साथ रिएक्ट करके जरूरत पड़ी कितनी 23.81 ग्राम O2 की, यानी कि 3 ग्राम H2 को 23.81 ग्राम O2 ही चाहिए, पर दिया कितना है 29 ग्राम, यानी कि ये मेरे पास एक्सेस में अवेलेबल, यानी O2 एक्सेस में, यानी कि H2 लिमिटिंग रिएजेंट। अगर सपोज किसी बच्चे ने इसे O2 के साथ किया तो ऐसा होगा कि 32 ग्राम O2 को 4.032 ग्राम H2 की जरूरत है अपने आप को पूरा करने के लिए, अपने आप को पूरी तरह से रिएक्ट करवाने के लिए। 29 ग्राम O2 को चाहिए 3.654 ग्राम, पर दिया कितना है 3 ग्राम, यानी कि ये कम अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है? यानी जैसे मैंने हॉस्पिटल वाला जो एग्जाम्पल दिया था उसमें क्या था कि चाहिए थे 4 मास्क, पर गिवन कितना था 3, मास्क लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। इसी तरीके से चाहिए था 3.654 ग्राम H2 इसको, लेकिन मिला कितना है बस 3 ग्राम, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, यानी कि हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये था कि वाटर का मैक्सिमम अमाउंट कितना बनेगा, यानी वाटर कितना बनेगा। तो देखो, इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए ले जाते हैं। वाटर कितना बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा, H2, ऑब्वियस सी बात है, यानी कि फिलहाल के लिए हम इसको अभी साइड हटा देते हैं। 4.032 ग्राम से 36 ग्राम वाटर बन रहा था, 3 ग्राम से कितना बनेगा 36 बाई 4.032 इंटू में 3। ठीक है, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे जो आंसर आएगा वही आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी प्रोड्यूस विल बी द आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। और नेक्स्ट चीज ये थी हमारे पास कि कितना ऑक्सीजन जो है वो अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो क्या था 29 ग्राम गिवन है और माइनस में क्या 23.81 समथिंग आया था, तो 23.81 की ही तो जरूरत है 3 ग्राम O2 को, तो ये जो माइनस करके आएगा वो वैल्यू जो होगी वो हमारे पास O2 लेफ्ट अनरिएक्टेड होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और अब कोई कॉन्फ्यूजन नहीं होगी, पर फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो वो हम जब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे तो हम उसे कवर कर लेंगे, एक बार और समझा देंगे इसको, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसे नहीं छोड़ा जाएगा। और आज की क्लास के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो आप भी बोर होंगे। और थ्योरी की मैं जैसे आपको कहा था कि थ्योरी का ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद एक क्लास जो होगी वो क्वेश्चन की होगी और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।